Hello friends, welcome to my YouTube channel All in One GK Trick, and today we are going to discuss important chapter of world geography, world population, distribution and density. तो आज हम ये विश्व के जनसंख्या वितरण और घनत्व की बात करते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा इतना बड़ा विशाल पृथ्वी है और इसमें जो डेंसिटी है और इसमें आपका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या पॉपुलेशन है ये कितना है, या फिर कौन सी कंडीशन अधिक पॉपुलेशन के लिए जिम्मेदार है और कौन सी कंडीशन निम्न पॉपुलेशन के लिए जिम्मेदार है। तो ये हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप वीडियो पर बने रहें लास्ट तक। और शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड का है। तो इसके अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ये इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वो आपके फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि पूरे महाद्वीप को और महासागरों को या फिर जल संधियों को, पर्वतमालाओं को एवं प्राकृतिक प्रदेशों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मरुस्थलों को। तो इस वीडियो में हम जनसंख्या की बात करते हैं। शुरू करते हैं। ये आपका विश्व का मैप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा 23.5 डिग्री और 60 और 75 तक मैंने बना रखा है। ऊपर क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम बात करें तो विश्व में जनसंख्या का जो प्रारूप है फ्रेंड्स, आप भारत के जो पड़ोसी देश हैं या भारत के या एशिया महाद्वीप में बात करें तो एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो आप लोगों को महाद्वीप और महाद्वीपों के बारे में और महासागरों के बारे में तो पता ही होगा कि कहाँ पर कौन सा महाद्वीप और कहाँ पर कौन सा महासागर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लो आपके ये आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। लोकेशन तो आपको पता ही होगी, और जिसको पता नहीं है तो देख लें कि लोकेशन क्या होती है महाद्वीपों की। 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप विश्व में पाए जाते हैं और उनमें 6 महाद्वीपों में ही जनसंख्या निवास करती है। 7वें महाद्वीप में क्या है, वो जनशून्य है। और हम सातों महाद्वीपों को मैं बताऊंगा आपको कहाँ लोकेशन कहाँ पर है। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, और फ्रेंड्स ये हो गया आपका अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। और फ्रेंड्स ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप। इधर वाला पार्ट हो गया आपका यूरोप, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, ये होंगे आपके कितने कॉन्टिनेंट हो गए। तो ये आपके 1 2 3 4 और 5 और 6 कॉन्टिनेंट आपके ये हो गए हैं। और एक आपका कहाँ पर होता है, वो नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध में होता है, और जिसका जो इस तरीके से यहाँ पर पाया जाता है, इस तरीके से इसकी आकृति होती है और इसको बोलते हैं हम अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका यहाँ पर है आपका। तो देख लीजिए आपके 7 कॉन्टिनेंट्स को मैंने आपको दिखा दिया है, दर्शा दिया है। और हम बात करते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो होती है, जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है। तो यह सबसे ज्यादा विश्व की जनसंख्या एशिया महाद्वीप में मिलती है। और एशिया महाद्वीप, इस महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। तो क्वेश्चन याद रखो, विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है।
60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है फ्रेंड्स। अब एशिया महाद्वीप में ये कौन कौन से देश हैं जो जहाँ पर की इतनी बड़ी पॉपुलेशन निवास करती है, विश्व की 60% जनसंख्या किन किन देशों में एशिया में कौन कौन से देश ऐसे हैं जिसमें ये निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स एक तो आपको पता ही है, पहला नंबर विश्व में कौन सा देश जो जनसंख्या में अग्रणी है, तो वो है आपका चीन। तो फ्रेंड्स आपका चीन हो गया, चीन वाला क्षेत्र हो गया आपका। सेकेंड आपका भारत वाला क्षेत्र हो गया, पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, जापान वाला एरिया हो गया, इंडोनेशिया वाला एरिया हो गया। इसके अलावा यहां पर आपका बांग्लादेश वाला एरिया हो गया। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये आपके ये कुछ देश मैंने आपको इंगित कराए हैं, जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और जापान। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 देशों में एशिया महाद्वीप में 6 देशों में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। वो भी कितनी? 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। हम फ्रेंड्स बात करें कि विकासशील जो देश हैं, टोटल कुल मिला के जितने भी विकासशील देश हैं, जो विकासशील, भारत भी जैसे विकासशील देश ही है अभी आपका, ये इंडोनेशिया आपका, क्या नाम है, श्रीलंका वगैरह, ये क्या है अभी विकासशील देश है। तो इनमें भारत की कितनी, मतलब विश्व विकासशील देशों में जनसंख्या का क्या प्रतिशत है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि विकासशील देशों में बताइए कि कौन सा प्रतिशत है, क्या प्रतिशत है। तो 70% विकासशील देशों में 70% जनसंख्या निवास करती है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे, ये 2 क्वेश्चन हुए आपके। एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है और विकासशील देशों में 70% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की। अब हम बात करें तो अब यहाँ पर 60% केवल एशिया में निवास करती है, 40% इनमें से आपके जो ये 5 कॉन्टिनेंट्स और हैं इनमें निवास करती है। तो आपका जनशून्य हो गया, यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपको अगर महासागरों को अगर उसको दर्शाना है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अपने ही मेन टॉपिक पर आते हैं। तो महासागरों वाली वीडियो और झीलों वगैरह की वीडियो मैं बाद में लेके आऊंगा। तो यहाँ पे बात करेंगे हमारा जो जनसंख्या वितरण में अग्रणी क्षेत्र है विश्व के, वो कौन कौन से हैं। चाहे 40% जनसंख्या इसमें हो गया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इन क्षेत्रों में भी 40% जनसंख्या निवास करती है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो 2 कैटेगरी में, सघन बसे हुए क्षेत्र। मैं यहाँ पर ये अंटार्कटिका वाला पोर्शन जो है फ्रेंड्स, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर हो गया एक सघन बसे क्षेत्र और दूसरा हो गया फ्रेंड्स विरल बसे क्षेत्र। सघन बसे हुए क्षेत्र और विरल बसे हुए क्षेत्र। इसका मतलब है कि सघन बसे हुए क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे आपके, तो इसमें देख लो आप। एक तो दक्षिण पूर्वी एशिया आएगा, फ्रेंड्स दक्षिण पूर्वी एशिया आएगा। सेकेंड पश्चिमी यूरोप और थर्ड पश्चिमी यूरोप आएगा। और थर्ड में आपका कौन सा क्षेत्र है, तो उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग इसमें सघन बसे हुए क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया ये कौन से क्षेत्र हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया आपके
ये सारे क्षेत्र जो मैंने आपको पॉइंट किए हुए हैं, ये सारे क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। पूरा ये एशिया महाद्वीप है और इसके दक्षिण पूर्व में हम बात करें कि भारत हो गया, आपका चीन हो गया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस प्रकार के जो देश हैं ये यहाँ पर आएंगे। जापान हो गया। तो इन दक्षिण पूर्वी देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ये कौन सा क्षेत्र हो गया आपका? सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके क्लास 12th की जो स्टडी कर रहे हैं या फिर जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से अगर समझ में आए तो ये क्वेश्चन आप लोग रख सकते हैं माइंड में और आसानी से याद भी हो जाएगा। तो इस तरीके से दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो पहला क्षेत्र है जो जनसंख्या में सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्र है। और उसका पश्चिमी यूरोप की बात करते हैं तो पश्चिमी यूरोप, आपका यूरोप का कॉन्टिनेंटल ये देख रहा है, आपको यहाँ से डिवाइडेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि यूरोप और एशिया वैसे तो अलग है, वैसे तो एक ही है, लेकिन ये कुछ जैसे आपके कुछ पर आल्पस पर्वत हो गया, यूराल पर्वत, इनके कारण ये क्या है, थोड़ा सा डिवाइड हो रखा है, एशिया से अलग हो रखा है। तो यूरोप जो महाद्वीप है यहाँ पर ये पश्चिमी भाग इसका बहुत ही ज्यादा जनसंख्या वाला है। पश्चिमी भाग के अंतर्गत आप लोग जानते हैं पश्चिम यूरोप हो गया, पश्चिमी भाग में कौन कौन से क्षेत्र जैसे कि आपका बेल्जियम हो गया, जर्मनी, फ्रांस या फिर डेनमार्क हो गया। इस तरीके से ये क्षेत्र कहाँ पर आएंगे आपके? इंग्लैंड हो गया, ये क्षेत्र आपके पश्चिमी क्षेत्र हैं। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड वगैरह जो ये क्षेत्र हैं, डेनमार्क, ये सारे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं और पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर उत्तर अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, तो ये भी आपका कौन सा क्षेत्र है? ये भी अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, बहुत ही सघन बसे हुए क्षेत्र है। तो ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। सपोज ये यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंड, यहाँ पर का ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला भाग लगभग क्या है, सघन बसा हुआ क्षेत्र। क्यों? पहला रीजन तो इसका ये है कि यहाँ पर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। जो भी आपके महासागरीय भाग हैं या फिर नदियों के किनारे वाले भाग हैं या जहाँ पर जल स्रोत ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि वहां पर जो मिट्टी होती है वो भी उस तरीके से फर्टिलाइज होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है वहां पर। और वहां पर संसाधनों का जो विकास है उनमें तेजी आती है। जैसे औद्योगिकरण वहां पर ज्यादा हो जाता है उन क्षेत्रों में, जनसंख्या तो बढ़ेगी, औद्योगिकरण बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, सुख सुविधाओं का विकास इन क्षेत्रों में ज्यादा रहता है। तो जो नदियों के किनारे बसे हुए, झीलों, सागरों, महासागरों के किनारे बसे हुए क्षेत्र होते हैं, ये ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपका यहाँ पे एक क्षेत्र है, नदी है मिसिसिपी। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरफ मिसिसिपी नदी है और यहाँ पे ओहियो नदी है। नदी की बात करता हूँ तो यहाँ पे ओहियो नदी है और इस तरफ आपका इरी और मिशिगन झील है। इरी और मिशिगन झील उत्तरी अमेरिका में ही है। ये दो अलग अलग झीलें हैं, एक इरी झील है, एक दूसरी मिशिगन झील है। ये आपका पूर्वी क्षेत्र में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के, इस तरीके से। और इसलिए यहाँ पर जो संकेंद्रण है जनसंख्या का, तो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है इस क्षेत्र में। एक तरफ आपका इसका पश्चिमी भाग मिसिसिपी, दक्षिणी भाग ओहियो नदी और आपका पूर्वी भाग एरी और मिशिगन झील से घिरा हुआ है। और जो आपका पॉपुलेशन यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। और इस तरीके से है, ये आपका महासागर हो गया, यहाँ पर कौन सा है तो उत्तरी अटलांटिक। फ्रेंड्स, उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अंध महासागर भी बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर क्या है आपका दक्षिणी अटलांटिक, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद आपका प्रशांत महासागर वाला पोर्शन, तो ये है प्रशांत महासागर, उत्तरी हो गया, और ये हो गया दक्षिणी प्रशांत। फ्रेंड्स, ये हो गए आपके प्रशांत महासागर के लोकेशन।
और अब हिंद महासागर की लोकेशन की बात करें तो हिंद महासागर की लोकेशन कहाँ पर है? ये भारत में ही है। भारत में यहाँ पर ये हो गया आपका हिंद महासागर। ये हो गया फ्रेंड्स हिंद महासागर। और इसके बाद हम बात करें आर्कटिक महासागर की, तो वो इधर है उत्तरी गोलार्ध में। और इधर नीचे आपका अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर भी यहाँ पर इस क्षेत्र में है। तो ये हो गया आपके 5 महासागर भी हो गए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। तो ये 5 प्रकार के महासागर भी हैं और 7 कॉन्टिनेंटल्स भी आपको बताया है। तो इस तरीके से हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो एशिया महाद्वीप में 60% जनसंख्या निवास करती है विश्व की, और विकासशील देशों की बात करें तो 70%। अब सघन बसे हुए क्षेत्रों की बात करें तो हमने बता दिया, पहला क्षेत्र आपका ये एशिया का है, दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग। दूसरा क्षेत्र पश्चिमी यूरोप का है, अत्यधिक विकसित और डेवलप कंट्रीज यहाँ पर हैं, जो फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड हो गया आपका, पोलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया आपका, डेनमार्क हो गया। ये क्षेत्र क्या है, यहाँ पर सघन बसे हुए क्षेत्र है। औद्योगिकरण ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, संसाधन भी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए गए हैं। इसके बाद हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में जो नदी के तट वाले क्षेत्र हैं, जैसे आपका मिसिसिपी नदी है, ओहियो नदी है, आपका इरी झील और आपका मिशिगन झील जो है, उनके जो बीच वाला जो क्षेत्र है वो आपका सघन बसा हुआ क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करेंगे विरल बसे हुए क्षेत्र का। तो विरल बसे हुए क्षेत्र में आपका पहला हो गया अत्यधिक ठंडे क्षेत्र। अगला हो गया मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। और थर्ड हो गया विषुवत उष्णाद्रुवन। तो ये 3 क्षेत्र हैं जो विरल बसे हुए क्षेत्र हैं विश्व के। पहला है अत्यधिक ठंडे क्षेत्र, जो मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडे हैं। सपोज दैट ठंडे क्षेत्र आपको कहाँ पर देखेंगे, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री, फिर ये 23.5 डिग्री है, 60 और 60। इसका मतलब 60 डिग्री से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, 60 से लेकर के 90 डिग्री के क्षेत्र है जो, वो आपके बहुत ही ज्यादा विरल बसे हुए क्षेत्र हैं, बहुत ही कम जनसंख्या। जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप इधर है नीचे, तो अंटार्कटिक महाद्वीप यानी 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आपका बहुत ही कम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। अंटार्कटिक महाद्वीप के आसपास वाला क्षेत्र हो गया। इस तरीके से ऊपर आपका आर्कटिक महासागर के क्षेत्र, महासागर के आसपास वाले एरिया हो गए। उधर साइबेरिया, रूस के जो क्षेत्र हो गए, ये साइबेरिया आपका रूस यहाँ पर है। रूस क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या बहुत ही ज्यादा विरल है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा कम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र हैं, तो जनसंख्या का यहाँ पर विरल रूप से पाई जाती है, यानी अत्यधिक कम मात्रा में यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की बात करें तो अगला है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। ये कैसा क्षेत्र होता है? मध्य अक्षांश किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो मध्य अक्षांश जो होता है वो आपका 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ को हम मध्य अक्षांश की श्रेणी में रखते हैं। तो ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री और 30 डिग्री तो यहाँ पर हो सकता है, और 30 डिग्री फिर यहाँ पर हो सकता है। मतलब दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांशों के बीच क्या होता है, अत्यधिक विरल जनसंख्या के क्षेत्र पाए जाते हैं। इनमें फ्रेंड्स क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गर्म क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपके गर्म क्षेत्र हैं, आपके बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन क्षेत्रों में मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें आपके यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में आपका सहारा मरुस्थल है, पश्चिमी क्षेत्र में अफ्रीका के, तो ये भी इसी एरिया में आ रहा है 30 डिग्री से 30 डिग्री साउथ में। यानी ये भी क्या है, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, और यहाँ पर भी क्या है, बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। तो उसके बाद हम बात करें
उसके बाद आपको मरुस्थल का तो पता है ही कि यहाँ पर एक तो अफ्रीका में ये कौन सा है, हो गया थार, सॉरी आपका सहारा मरुस्थल हो गया, और इधर आपका कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल ये भी लगभग ये भी लगभग 23.5 से और 23.5 और 30 के बीच में है कालाहारी मरुस्थल। तो ये भी आपका बहुत ज्यादा गर्म वाला क्षेत्र है। तो ये उष्णाद्र प्रदेश है, बहुत ही ज्यादा गर्म प्रदेश है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के। और भारत में भी बात करें तो भारत में ये आपका यहाँ पर थार है, यहाँ पर आपका थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में है, कुछ भाग उसका पाकिस्तान में है और कुछ भाग, अधिकांश भाग उसका भारत में पाया जाता है। तो ये आपका थार का मरुस्थल भारत में हो गया। उसके बाद आपका चाइना में भी यहाँ पर मरुस्थल है, ये भी आपका 23.5 और 30 के बीच में है, डिग्री अक्षांशों के बीच में। यहाँ पर चीन में दो मरुस्थल पाए जाते हैं। एक आपका एक तो गोबी मरुस्थल है जो आपका मंगोलिया, चीन में कोई स्थान मंगोलिया, वहां पर ये पाए जाते हैं। चीन और मंगोलिया के बीच में, मतलब दोनों की सीमा पर ये जो आपका गोबी मरुस्थल है ये पाया जाता है, और एशिया महाद्वीप में है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है गोबी जो मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो महाद्वीप की बात करें तो किसमें पाया जाता है, एशिया महाद्वीप। अगर देश बोला तो देश किसमें, मंगोलिया और चीन, दोनों ऑप्शन एक साथ होंगे, चीन मंगोलिया, तो आप उस पर टिक करेंगे। यदि दोनों में से एक ऑप्शन होगा मंगोलिया, तो आप मंगोलिया पे टिक करेंगे। तो इस तरीके से हम मंगोलिया यहाँ पर है। तकला मकान मरुस्थल चीन में है, तकला मकान यहाँ पर कहाँ पर है, चीन में। जो गर्म मरुस्थल है फ्रेंड्स, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे मरुस्थल हैं, कुछ ठंडे हैं। तो मरुस्थल डेजर्ट्स वाले कोई सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें बता दूंगा इसको के लिए। तो ये आपके गर्म मरुस्थल हैं, कुछ ठंडे भी हैं, तो गर्म का ही बता रहा हूँ। तो ये इतने सारे गर्म मरुस्थल हैं जहाँ पर की बहुत ही ज्यादा विरल मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। अब ये मरुस्थल क्या है, आपने देखा होगा कि सभी मरुस्थल क्या है, पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो इनका भी रीजन होता है कुछ, आपके देख लो यहाँ पर क्या है, ये दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है, और दक्षिण अफ्रीका में ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में होता है, इधर ही है ये इस तरफ। अफ्रीका महाद्वीप में ये सहारा मरुस्थल भी पश्चिमी भाग में है अफ्रीका के। और इस तरीके से यहाँ पर भी जो थार का मरुस्थल है भारत में, वो भी आपका भारत के पश्चिम में है, राजस्थान। तो इस तरीके से हम बात करें तो इन क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद विषुवत उष्णाद्र वन की बात करें तो ये आपका 0 डिग्री से 0 डिग्री के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्षेत्र जैसे कि आपका ये हो गया आपका 0 डिग्री, इनके आसपास वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय उष्णाद्र वन क्षेत्र। यहाँ संवहनीय वर्षा, संवहनीय क्षेत्र है, मतलब संवहनीय वर्षा का क्षेत्र है। दोपहर तक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज धूप होती है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन दोपहर के बाद हमेशा यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। संघनन ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो संघनन से बारिश हो जाती है। तो जिस कारण से ये क्या है, आपके उष्णाद्र विषुवत रेखीय वन क्षेत्र है। तो ये बहुत ही ज्यादा कम विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इसमें बात करें कांगो बेसिन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरफ बात करें, लगभग यहाँ पर आपका ये कांगो बेसिन वाला क्षेत्र है। ये आपका बहुत ही ज्यादा सघन मतलब बहुत ही ज्यादा विरल जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है, कम जनसंख्या कांगो बेसिन वाला क्षेत्र। और यहाँ पर आपका इस तरीके से यहाँ पर अमेजन वाला जो अमेजन नदी की जो का जो क्षेत्र है, अमेजन बेसिन का जो क्षेत्र है, वहां भी क्या है, कम जनसंख्या, विरल जनसंख्या वाला ये क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने विश्व के जनसंख्या वितरण को पढ़ा है, सघन बसे हुए क्षेत्र और विरल बसे हुए क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले हमारे टॉपिक फ्रेंड्स, ये हो गया
तो यहाँ पर आपका ये सात 7 कॉन्टिनेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, और 7 आपके ओशियंस, महासागर मैंने आपको बताए हैं। इस तरीके से ये जनसंख्या का प्रारूप ये विश्व का है। तो आज के बहुत लंबी वीडियो हो जाने के कारण हो जाएगी, जिस कारण से स्किप करना पड़ेगा। और आगे जो मैं वीडियो लेके आऊँगा भारत का जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वितरण घनत्व के बारे में वीडियो लेके आऊँगा। तो ये आपका विश्व का हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स, विश्व में आपका अगर बात करें तो भारत के ही उसमें आप पूरा मैं उसको डिस्कस करूंगा।